स्वागत है आपका एके ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और इसके अंदर अपने रीड पार्ट सेकंड, जिसके अंदर साइंस स्ट्रीम के अंदर अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। आज अपने दूसरे जो परमाणु का जो मौलिक कण है वो है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज के ऊपर अपने डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन की खोज किस प्रकार से हुई। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा प्रोटॉन की खोज। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किस प्रकार से हुई उसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, प्रोटॉन की जो खोज का जो श्रेय है, अपने सबसे पहले इसकी जो बेसिक बातें कर लेते हैं। सबसे पहले इसके जो खोज करता है प्रोटॉन के, वो किसे माना जाता है? गोल्डस्टीन को माना जाता है। प्रोटॉन की जो खोज करता है वो कौन है? गोल्डस्टीन को माना जाता है। इसके अलावा प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर रहता है, लेकिन उसका जो चिन्ह है वो अलग रहता है। 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुना, वो माइनस में था, ये किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। इसके बाद में इसके अंदर अपने आवेश की मात्रा देखें कितनी है इसके ऊपर आवेश की मात्रा, तो वो कहता है +1 इसके ऊपर आवेश की मात्रा है। इसके बाद में यहाँ पर आवेश की मात्रा के बाद में इसका प्रतीक क्या है? इसका वो प्रतीक क्या रहता है? +1 P0, या अपने कह सकते हैं +1 H0, इसका प्रतीक बना सकते हैं। तो ये इसका प्रतीक चिन्ह है, इसका प्रतीक चिन्ह रहता है। ठीक है, और इसके बाद में इसके अंदर अपने बात करें नेक्स्ट इसके द्रव्यमान की, कि इसका द्रव्यमान कितना है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना रहता है? तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। और ग्राम में अगर बात करें इसी वैल्यू की, तो ग्राम में मान कितना आ जाएगा? 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस 24 ग्राम रह जाता है। और एटॉमिक मास यूनिट में अगर अपने देखेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट में जो रहेगा वो रहेगा ये 1.0072 एटॉमिक मास यूनिट, एकीकृत द्रव्यमान इकाई। ठीक है, ये इसका रह जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट चीज अपने को देखनी है वो आवेश द्रव्यमान अनुपात की बात करें, तो यहाँ पर आवेश द्रव्यमान अनुपात अपने नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जब भी प्रोटॉन की खोज करेंगे, बात करेंगे, ये जो आवेश द्रव्यमान अनुपात है वो प्रत्येक गैस के लिए ठीक है, तो अलग अलग गैसों के लिए जो प्रोटॉन के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात है वो क्या प्राप्त होगा? अपने को भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। तो इसके लिए ये मतलब जो अपने कह सकते हैं कि जो ये है वो किस पर निर्भर करता है? अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आवेश द्रव्यमान अनुपात है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो गैस की प्रकृति पर ये क्या करेगा? निर्भर करता है। इसके लिए हमने मिल की, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमने आवेश द्रव्यमान अनुपात के बारे में बात बता दी थी कि उसका जो आवेश द्रव्यमान अनुपात कितना होता है, लेकिन इसके अपने आवेश द्रव्यमान अनुपात की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि किस पर निर्भर कर रहा है? गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसलिए प्रत्येक गैस के लिए क्या होता है? आवेश द्रव्यमान अनुपात प्रोटॉन के लिए जो निकाला जाता है वो कैसा प्राप्त होता है? अपने को भिन्न भिन्न मान उसका प्राप्त होता है। तो ये प्रोटॉन की बारे में सामान्य से जानकारी आ गई कि प्रोटॉन क्या है, कितना उसके ऊपर आवेश है, मात्रा कितनी है, प्रतीक क्या है उसके लिए अपने प्रयोग में ले जाता है, द्रव्यमान कितना है। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी खोज कैसे हुई? तो खोज तो हुई माइकल फैराडे का जो कैथोड किरण नलिका प्रयोग, सीआरटी ट्यूब की मैं बात करूंगा यहाँ पर। और सीआरटी ट्यूब के अंदर अगर हम देखें, आज जो अपने इस प्रयोग को थोड़ा सा उससे अलग करने वाले हैं, वो अलग कैसे होगा कि उस समय आपने जो प्रयोग लिया था उस प्रयोग में इस प्रयोग में थोड़ी सी भिन्नता होगी। वो भिन्नता क्या है वो अपने देखें यहाँ पर। तो ये तो अपने यहाँ पर प्रयोग में ले ली बैटरी। ठीक है, तो ये बैटरी का हमारे पास हो गया नेगेटिव पार्ट, ये बैटरी का पॉजिटिव पार्ट हो गया। अब इसके नेगेटिव पार्ट
के साथ जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है हमारा कैथोड, और कैथोड जो आज अपन ले रहे हैं वो छिद्रित ले रहे हैं। कल के प्रयोग में अपने जो एनोड था वो एनोड छिद्रित लिया था, और आज जो एनोड लेंगे वो एनोड क्या लेंगे, सामान्य। कैथोड और एनोड, इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड अपने पहले बात कर चुके हैं, धातु की छड़ें होती है, उन धातु की छड़ों को क्या कहा जाता है, एनोड और कैथोड कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो भाग है वो भाग हमारा क्या है, कैथोड भाग है। ठीक है, और ये जो भाग है वो कौन सा है, एनोड भाग है। एनोड पर आवेश कौन सा होगा, पॉजिटिव आवेश होगा, और कैथोड पर जो आवेश है वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर निम्न दाब पर कोई गैस भरी हुई है, जो दाब है वो लगभग 10 की पावर -4 atm किया गया है। ठीक है, जैसे मैंने कल किया था वो सेम ही यहाँ पर दाब है, 10 की पावर -4 है ये। ठीक है, 10 की पावर -4 atm यहाँ पर अपने दाब किया गया है, और जो वोल्टता है वो वोल्टता वही अपने 10,000 वोल्ट से उच्च वोल्टता रखेंगे अपने। ठीक है, तो उच्च वोल्टता यहाँ पे इसमें प्रयोग में की जाती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, कोई गैस भरी हुई है इस नलिका के अंदर, और उस गैस को किस में भरा गया है, निम्न दाब के ऊपर इस गैस को भरा गया है। ठीक है, तो जब गैस को किसी निम्न दाब पर उच्च वोल्टता दी जाती है, जब किसी गैस को निम्न दाब पर उच्च वोल्टता दी जाती है, तो जो गैस है वो गैस क्या हो जाएगी, आयनित हो जाएगी। गैस यहाँ पर क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। अब होगा क्या, अब अपने आज के प्रयोग में हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो कहता है कि जो आज जो प्रतिदीप्त पदार्थ की जो पॉलिश की गई है, वो प्रतिदीप्त पदार्थ की पॉलिश अपने कहाँ कर रहे हैं, इस भाग पर अपने आज अपने प्रतिदीप्त पदार्थ की पॉलिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्या की, प्रतिदीप्त पदार्थ की पॉलिश कर दी गई। ये हमारे पास प्रतिदीप्त पदार्थ हो गया। अब अपने दो नाम सुनते हैं, एक तो नाम सुनते हैं अपने प्रतिदीप्त, और एक नाम सुना जाता है, हमें सुनने को मिलता है स्फुरदीप्त। प्रतिदीप्त क्या होता है, जब किसी पदार्थ पर ऊष्मा दी जाती है या विकिरण पड़ती है, तो विकिरण पड़ते ही वो क्या करता है, उस विकिरण का क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, प्रतिदीप्त। मतलब देखिए यहाँ पर ये विकिरण पड़ेगी, किरण पड़ेगी, और किरण पड़ते ही उसने क्या कर दी, चमक उत्पन्न कर दी। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, प्रतिदीप्त पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो प्रतिदीप्त पदार्थ क्या होता है वो समझ में आए। स्फुरदीप्त पदार्थ क्या होते हैं, तो इन पर क्या होता है कि जब ऊष्मा पड़नी बंद भी हो जाए, उसके बाद में भी ये विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। प्रतिदीप्त पदार्थ जब तक उसके ऊपर ऊष्मा या विकिरण पड़ेगी तब तक ही वो क्या करेंगे, विकिरण का उत्सर्जन करेंगे। जबकि स्फुरदीप्त पदार्थ क्या करते हैं कि जब उसके ऊपर विकिरण पड़ना बंद हो जाते हैं, उसके बाद में भी वो उसके ऊपर क्या करते हैं कि वो विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। इसका मतलब ये क्या करेंगे कि पहले उस विकिरण का अवशोषण कर लेते हैं, और ये जब तक वो विकिरण का उत्सर्जन करते रहेंगे उसे क्या बोला जाता है, उसका स्फुरदीप्त काल बोला जाता है। कितने समय तक वो कर सकते हैं, ये नहीं कि हमेशा ही करेंगे, मतलब जितना अवशोषण किया, अवशोषण करने के बाद में कुछ समय तक वो उसका उत्सर्जन कर देते। तो आजकल घड़ियों वगैरह में ये स्फुरदीप्त पदार्थ को प्रयोग में लिया जाता है, जैसे जिंक सल्फाइड को प्रयोग में ले लिया हमने, तो ऐसे स्फुरदीप्त पदार्थों को प्रयोग में लेते हैं कि जब उस घड़ी पर रात्रि के समय प्रकाश नहीं भी पड़ रहा होता है तो भी घड़ी की जो सुइयां हैं वो घड़ी की सुइयां क्या उत्पन्न करती रहती है, चमक उत्पन्न करती रहती है। जबकि प्रतिदीप्त पदार्थ में ये नहीं होगा। प्रतिदीप्त पदार्थ में जब उसके ऊपर ऊष्मा पड़ेगी तभी वो क्या करेगी, चमक उत्पन्न करेगी। जैसे सड़क के किनारे जो शाइनिंग बोर्ड जो बने होते हैं, जब उसके ऊपर रात्रि के समय जब प्रकाश पड़ता है तभी वो चमक उत्पन्न करती है। ठीक है, उसके बाद में वो नहीं करती है। ठीक है, जब उस पर प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है तो उसके बाद में वो चमक उत्पन्न नहीं करती है। तो दोनों में थोड़ा अंतर है, स्फुरदीप्त पदार्थ और प्रतिदीप्त पदार्थ के अंदर अंतर था। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पर प्रयोग को आगे रखें, प्रयोग को जारी रखते हैं, और अब अपने क्या करेंगे, तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ किरणें जो निकली और निकलकर वो कहां उत्पन्न कर रही है चमक, यहाँ पर, कि जो ये प्रतिदीप्त पदार्थ है उस प्रतिदीप्त पदार्थ पर यहाँ पर जो अपने पास चमक उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो ये अपने को यहाँ पर जो चमक मिल रही है, तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला, वही सेम प्रयोग किया इन्होंने कि इसके पहले
चारों तरफ भी इन्होंने यहाँ पर प्रतिदीप्त पदार्थ की पॉलिश की, तो इन्होंने देखा कि ये जो प्रतिदीप्त पदार्थ है वो नलिका के चारों तरफ चमक उत्पन्न नहीं कर रहा है, वो सिर्फ चमक उत्पन्न कहाँ कर रहा है, कैथोड के पिछले हिस्से पर जो अपने प्रतिदीप्त पदार्थ की पॉलिश कर रखी है वहां पर ही चमक उत्पन्न कर रहा है। तो इन्होंने ये निष्कर्ष करा कि कुछ किरणें एनोड से निकली और यहां होती हुई यहां पर पीछे की तरफ आ रही है। ठीक है, यहां पर अपने इसको एनोड से निकला, उन्होंने तो एनोड से निकला हुआ माना था, लेकिन अपने यहां पर देखते हैं कि ये किरणें जो है वास्तव में एनोड से न निकलकर ये जो किरणें हैं ठीक है, ये जो इसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो ही आवेशित होती है। लेकिन उन्होंने ये माना था कि कुछ किरणें एनोड की तरफ से आ रही है, कह सकते हैं कुछ किरणें एनोड की तरफ से आ रही है और कैथोड के पीछे छिद्रित कैथोड को पार करती हुई इस प्रतिदीप्त पदार्थ के ऊपर चमक उत्पन्न कर रही है। तो ये किरणें कहां से निकल रही है, इन छिद्रों में से निकल रही है, इन होल के अंदर से निकल रही है। तो इन होल या छिद्रों में से, जिसको अपने कैनाल भी बोल सकते हैं, तो इन कैनाल से ये जो निकलने पास हो रही है, इसीलिए इसको जो इन्होंने नाम दिया वो नाम क्या दिया, इन्होंने कैनाल रे नाम दिया। ठीक है, तो इन किरणों को इन्होंने नाम क्या दिया, कैनाल रेस। कैनाल रेस क्यों नाम दिया गया, क्योंकि अपने बात कर रहे हैं कि ये यहां पर छिद्रों में से निकल रही है। किसके छिद्रों में से, कैथोड के छिद्रों में से निकल रही है। तो छिद्रों को अपने कैनाल भी बोल सकते हैं, इसलिए इन्होंने इनको नाम क्या दे दिया, कैनाल रेस इनको नाम दिया गया। ठीक है, तो प्रथम इसको नाम क्या दिया गया, कैनाल रेस नाम दिया गया इसको। फिर इन कैनाल रेस की विशेषताएं देखी गई, वो विशेषताएं कौन कौन सी हमारे सामने आई, उन विशेषताओं की बात करते हैं कि इन कैनाल रेस की अपने को विशेषता क्या देखने को मिली, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या देखने को मिली अपने को। तो विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले की अपने बात करेंगे, ये जो कैनाल रेस है वो एनोड से किस तरफ गति कर रही है, कैथोड की तरफ। कैसे गति कर रही है, सीधी रेखा में गति कर, सीधी रेखा में गमन कर रही है। कब, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। लेकिन जैसे इसके ऊपर अपने विद्युत क्षेत्र यहां पर लगाया जाता है, इसके ऊपर अपने क्या अप्लाई करें, यहां पर विद्युत क्षेत्र को अगर अपने इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जैसे यहां पर विद्युत क्षेत्र अगर लगा दिया जाता है इसके ऊपर, तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या हुआ, जैसे ये इसका पॉजिटिव पार्ट आ गया और ये इसका कौन सा आ गया, नेगेटिव पार्ट आ गया। तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये जो किरणें होगी वो किरणें किसकी तरफ मुड़ना प्रारंभ कर देगी, ऋणांतर की तरफ मुड़ना प्रारंभ कर देती है। तो ऋणांतर की तरफ मुड़ रही है, इसका मतलब कोई भी जो किरणें अपने से विपरीत आवेश की तरफ ही आकर्षित होती है। इसका मतलब इन कैनाल किरणों पर जो आवेश है वो कैनाल किरणों पर आवेश कौन सा हो गया, पॉजिटिव आवेश हो गया। तो यहां से अपने पास जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया वो निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आया कि जब इन किरणों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये किरणें ऋणात्मक की तरफ विचलित जाती है। अतः इन किरणों पर धनावेश है। इन धनावेशित किरणों को गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन नाम दिया। तो इनको गोल्डस्टीन क्या नाम देता है, इन धनावेशित किरणों को गोल्डस्टीन क्या नाम देता है, आगे चलकर प्रोटॉन नाम इन किरणों को नाम देता है।
ठीक है, तो ये जो किरणें हैं वास्तव में है क्या, ये धनावेशित गैसीय आयन ही है। ये किरणें थी क्या, तो जो हमने ये प्रयोग किया था, इस प्रयोग में ये जो गैस अपनी ली गई है, तो ये धनावेशित गैसीय आयन ही ये किरणें हैं। तो ये किरणें वास्तव में क्या चीज है, यहां पर अगर अपने देखें तो ये किरणें धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। धनावेशित गैसीय आयन होने के कारण से अपने ये कह सकते हैं कि कैनाल किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। जबकि अपने कहा था कैथोड किरणें जो थी, कैथोड किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती थी, जबकि कैनाल किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगी। क्यों निर्भर करेगी, इसके बारे में अपने यहां पर बता चुके हैं। क्योंकि ये किरणें होती क्या है, वास्तव में धनावेशित गैसीय आयन ही होते हैं। जो उस कैथोड किरण के अंदर अपनी गैस भरी है, वो गैस क्या होती है कि जब उसके ऊपर उच्च वोल्टता उत्पन्न की जाती है, तो उच्च वोल्टता उत्पन्न करने पर वो गैस क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। और वो जो आयनित गैस है, धनावेश उन पर आएगा और वो आयनित गैसें ही किस तरफ गति करेगी, कैथोड की तरफ गति करती है। तो ये एनोड से निष्कासित नहीं हो रही है, वो जो गैस है वो गैस ही उसके अंदर क्या हो रही है, आयनित हो रही है। लेकिन प्रतीत ये होगी कि वो एनोड से निकल रही है, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं एनोड की तरफ से वो किस तरफ जाएगी, एनोड पर तो जा नहीं सकती, क्योंकि एनोड पर आवेश कौन सा होता है, धनावेश है। तो धनावेश धनावेश की तरफ गति नहीं कर सकता, तो विपरीत आवेश किसकी तरफ जा रही थी, किरणें कैथोड की तरफ जा रही थी। इसलिए उनको नाम क्या दिया था, कैनाल किरणें, उनको नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कैनाल किरणें हैं, वो कैनाल किरणें किस पर निर्भर करती है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके बाद में हमारे पास इसका अपने ईएम जो अनुपात है वो अपनी बात कर चुके हैं। पहले का जो नेक्स्ट मौलिक कण हमारा रहता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगला मौलिक कण कौन सा होगा, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के जो खोज करता है, वो खोज करता कौन है, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है, चैडविक। इन्होंने क्या किया कि जो बेरिलियम था, बेरिलियम जिसका परमाणु क्रमांक 9 और द्रव्यमान संख्या, सॉरी परमाणु क्रमांक 4 और द्रव्यमान संख्या 9 होती है, इसके ऊपर उन्होंने अल्फा कण की बौछार करवाई। अल्फा कण क्या होती है कि जो हीलियम है He+2, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान संख्या 4 और आवेशित हीलियम कण, आवेशित हीलियम कण को क्या कहा जाता है, अल्फा कण कहा जाता है। ये तो अल्फा कणों की इन्होंने इसके ऊपर बौछार करवाई। तो यहां पर नाभिकीय संलयन हुआ और नाभिकीय संलयन के द्वारा एक तो अपने को कार्बन प्राप्त हुआ जिसका परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या 12 होती है। इसके साथ साथ इनको यहां पर एक उदासीन कण और प्राप्त हुआ, ठीक है, उदासीन। तो उदासीन होने की वजह से उदासीन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल, ठीक है। और न्यूट्रल से नाम क्या मिल गया इसको, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रल से इसको नाम क्या मिल गया, न्यूट्रॉन। तो ये इन्होंने प्रयोग किया और इस प्रयोग के द्वारा जेम्स चैडविक को इन्होंने न्यूट्रॉन को खोज की गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो संपन्न हुई। अब न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो बात कर ले, अपनी बेसिक बातें और कर ले। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, न्यूट्रॉन का, कहते हैं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसका द्रव्यमान होगा 1.6 1.674, जबकि उसका था 1.672। तो 1.674 गुणा 10 की पावर माइनस 24 ग्राम ले लेंगे। 1.674 गुणा 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, या किलोग्राम में कहते हैं तो 1.674 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम आ जाता है इसका, ठीक है। और एटॉमिक मास यूनिट में अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो एटॉमिक मास यूनिट में न्यूट्रॉन की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है,
1.0086 AMU। ठीक है, तो थोड़ा सा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इसके ऊपर आवेश की जो मात्रा है वो आवेश कितना होगा, तो नेक्स्ट बात करें इसमें आवेश की मात्रा, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 0। और इसका जो प्रतीक है इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो 0m1 इसका प्रतीक चिन्ह आता है। तो इस तरह से हमारे पास जो न्यूट्रॉन के बारे में अपने को पता चला कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, जेम्स चैडविक थे। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के ऊपर हीलियम अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा कण क्या होते हैं, हमने कहा जो आवेशित आवेशित हीलियम कणों को क्या कहा जाता है, अल्फा कण कहा जाता है। तो आपने देखिए हीलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे तो वो अपने इसमें से निष्कासित कर देते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, अल्फा कण। तो इसके ऊपर जब अल्फा कणों की बौछार कराई तो नाभिकीय संलयन के द्वारा कार्बन प्राप्त हुआ और साथ में एक उदासीन कण, एक न्यूट्रल कण प्राप्त हुआ। इस न्यूट्रल कण को इसकी प्रकृति उदासीन होने की वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दे दिया गया। और इसके बाद में न्यूट्रॉन का अपने पास द्रव्यमान, विभिन्न मात्रकों के अंदर इसका द्रव्यमान कितना आता है, इसके आवेश की मात्रा कितनी है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या प्रयोग में लिया जाता है, वो अपने यहाँ पर बात कर ली गई। इसके बाद में अपने यहाँ पर जो परमाणु के जो मौलिक कण है वो मौलिक कण यहाँ पर खोज लिए गए, जिन्हें अपने पास 3 मौलिक कण थे, वो तीनों मौलिक कणों की अपने यहाँ पर खोज की गई। इसके बाद में हमारे पास इसके अंदर जो बात आती है कि परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल, के परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल कौन कौन से थे, उन्हें अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।